हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक टिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो एनसीईआरटी की क्लासेज हैं वो शुरू कर रखी हैं, जो कि सोशल साइंस की रहेंगी, जो कि पेपर 2 के लिए रहेंगी। तो इसमें मैंने एक जो क्लास है वो ले ली है। पहले आप इनको सीरीजबाजी देखिए, अगर आपने पहले नहीं देखी है तो पहले वो देखिए और फिर इसको देखिए। यहाँ से, क्योंकि जो सीटेट है वो एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर है तो आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल से करवा रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो यहाँ एग्जाम इसमें एनसीईआरटी की बुक्स में से ही उठाए जाते हैं। लाइन टू लाइन भी उठा लिया जाता है किसी भी टॉपिक से कि वहाँ पे ये हुआ था। फिर उसमें से दो स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको जब तक डिटेल में नहीं कवर करोगे, आपको बिल्कुल भी आंसर अच्छे से नहीं क्लियर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबको डिटेल्स में कवर कराने की कोशिश करती हूँ, और मैं आप अपना जो कॉपी पेन है वो साथ में लेके बैठिए, ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन सके। और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मार्क कर रखी हैं इसमें, और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आपको इसमें बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ये चैप्टर रहेगा सेकंड रहेगा 6th क्लास का, जो हमारे अतीत से है। तो जो रहेगा आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो इसमें चैप्टर में एक बार क्या है ये देख लेते हैं। इस चैप्टर में ये एक तुषार की रेल यात्रा ये बताया गया है कि तुषार रेल से कहीं जा रहा था, दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। और फिर उसने देखा तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे बड़ी तेजी से पीछे कर छूटते जा रहे हैं। आप भी गाड़ी में बैठते हैं, छोटे थे तो आपको भी लगता होगा कि जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं साथ में, या पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं। तो ऐसे उसने उसके चाचा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता उसके चाचा ने फिर उसको बताया कि जो लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल यात्रा शुरू की है, और उसके बसें तो उसके बाद ही आई हैं। तो तुषार सोचने लगा कि उससे पहले लोग कैसे यात्रा करते थे, क्या करते थे, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यही सब इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग पहले क्या करते थे, कैसे रहते थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से हैं। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो सबसे पहला यहाँ से इस पैराग्राफ से एक दो क्वेश्चन ही बनता है कि जो उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था, जो उपमहाद्वीप था उसमें 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। और उनको आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। क्योंकि जो आखेटक खाद्य संग्रह हैं उनको इस नाम से इसलिए पुकारा गया क्योंकि जो वे भोजन की तलाश में इंतजाम करने के लिए इधर उधर घूमते थे, तो इसलिए उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह का ये पॉइंट आपको नोट करना है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा करते थे। आपको ये बात भी याद रखनी है, आखेटक शिकार किस किस जानवर का करते थे, क्या क्या करते थे। शिकार करते थे जंगली जानवरों का, और मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, और फल फूल दाने पेड़ पौधों की पत्तियां इकट्ठा अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सब उन्हें अपने भोजन को इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें खाद्य संग्राहक कहा जाता था। अब ये जो अखेटक खाद्य संग्राहक हैं, ये समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के उसके कई कारण थे, ये कारण भी आपको ध्यान रखने हैं, नोट कर लेना है कॉपी में। सबसे पहला कारण रहेगा कि अगर वे एक जगह पर रुकते थे तो वहाँ के सभी पेड़ पौधे, जो भी जंगली जानवर हैं, पेड़ पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, तो इसलिए उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। ये फर्स्ट कारण हो गया हमारा। सेकंड कारण है कि कुछ जो आखेटक है वो शिकार करके अपना जो जीवन यापन करते थे, मतलब भोजन का इंतजाम करते थे। तो वो किसी जानवर के पीछे पीछे, जैसे कोई हिरन है, मवेशी है, घास चरते चरते किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, तो उसका पीछा करते हुए दूसरी जगह पर चले जाते थे। सेकंड कारण ये हो जाएगा। अब थर्ड कारण है इसमें, तीसरा कारण है कि वे पेड़, हमें पता है पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, तो इसलिए मौसम के हिसाब से भी उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे कि आम का पेड़ है, अभी आम का सीजन है तो आम लगे हुए हैं, सेब के सीजन में दूसरी जगह चले जाएंगे सेब के फलों के पास, तो इस तरह से उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। चौथा कारण रहेगा कि बिना किसी पानी के बिना कोई प्राणी जीवित नहीं रहता। जहाँ पे भी नदियों में झीलों में उन्हें पानी दिखता था वहीं पर वे ठहर जाते थे, तो इसलिए चौथा कारण यह था। और कई नदियाँ और झीलों में पानी कभी नहीं सूखता था, तो वे वहीं पर ठहरते थे, और कुछ झीलों नदियों में पानी सूख जाता था और बारिश के बाद ही मिल पाता, इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब इस पैराग्राफ में, इस आगे वाला पैराग्राफ में मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती थी, कि मतलब उसकी जो क्या यूज करता था वो क्या नहीं करता था। तो ये सब चीज़ें हमें तत्वविद जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो कि पुरानी वस्तुओं को खुदाई के दौरान प्राप्त करते थे, फिर उनसे पता लगाते थे कि पहले इंसान क्या खाता था क्या नहीं खाता था। ये पुरातत्वविदों बताते हैं हमें। उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे, और यह संभव कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हों। तो उन्होंने बताया कि जो पहले जो इंसान था, आरंभिक जो मानव था, वो पत्थरों लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाता था, और इन औजारों का उपयोग वह फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने और पेड़ों की छालों जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो कुछ के साथ तो हड्डियां लकड़ियों के मट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। तो ये यहाँ पे बताया गया कि औजारों का कैसा उपयोग करते हैं। यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है
पहले में ये पत्थर से बनाया हुआ औजार है जो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और सेकंड में यहाँ पर जो दिया गया है ये भी क्या है, पत्थर का एक औजार है, ये ज़्यादा नुकीला बनाया गया है। ये किस लिए? जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए करता था और जानवरों को वस्त्रों को सिलने के लिए इंपॉर्टेंट ही आपको नोट डाउन करना है। अब नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना। तो यहाँ पे कुछ मानचित्र दिया गया। मानचित्र 2 में देखो लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर पूरा स्थल क्या है? जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई प्रस्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो यहाँ पर जो त्रिकोण वाले निशान है वहां पर आखेटक खाद्य संग्रह मिले हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है। आखेटक खाद्य संग्रह कहाँ कहाँ मिले हैं? पूरा पाषाणिक पूरा स्थल ये रहे, कुरुनुल गुफाएं और हुसंगी और भीम बेटिका, ये तीनों जगह क्या मिले हैं? आखेटक खाद्य संग्रह के हमें प्रमाण मिले हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। पहले लिखोगे पूरा पाषाणिक पूरा स्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं। पहला रहेगा हुसंगी, कुरुनुल गुफाएं और भीम बेटिका। और फिर नव पाषाणिक पूरा स्थल जहाँ पर हमें आखेटक खाद्य संग्रह के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। नव पाषाण में मिले हैं हमें, ये रहे हलूर, ये सभी नवपाषाणी है। पहले पेयमपल्ली और कोल्डी हवा और महागड़ा, कोल्डी हवा और महागड़ा, और ऊपर चिरांद और यहाँ पे दाऊजली हेडिंग। ये सब चीज़ें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो रहेंगी कोल्डी हवा और महागड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। और ब्रुज होम से भी हमें आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले। लेकिन ये जो स्थल हैं ये नव पाषाण काल के हैं। पूरा पाषाण काल के अलग लिखने हैं आपको, नव पाषाणिक पूरा स्थल अलग लिखने हैं। और मेहरगढ़ से भी मिले हैं हमें, ये नव पाषाणिक पुरास्थल हैं। और महापाषाणिक पुरास्थल देखें तो ब्रहागिरी और आदि चंदलूर और ये दो हैं, हमें सिर्फ ये दो याद रखने हैं। महापाषाणिक पुरास्थल ब्रहागिरी और आदि चंदलूर, ये दो क्या हैं? ये महापाषाणिक पुरास्थल हैं। और आरंभिक गांव के साक्ष्य भी ये हमें मिले हैं। आरंभिक गांव के साक्ष्य इनाम गांव और ये रहा इनाम गांव से मिले हैं। और एक रहेगा आधुनिक नगर के साक्ष्य कोलकाता से मिले हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और मुंबई से भी आधुनिक नगर के साक्ष्य मिले और आधुनिक गांव के ईमान गांव से साक्ष्य मिले हैं। ये चीज़ें आपको एक टेबल बना लेनी है, उसमें लिख लेनी है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी मिले। तो नवपाषाणिक जो पुरास्थल है अलग लिखने हैं, पुरापाषाणिक पुरास्थल अलग लिखने हैं। अब इसमें यही आपको याद करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। अब शैल चित्रकला यहाँ से इंपॉर्टेंट है। शैल चित्रकला के बारे में पूछा भी गया है। ये एक शैल चित्रकला के तस्वीर दिखाई गई है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर वो बना देते थे, चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ का सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अगर पूछा जाए शैल चित्रों की जो चित्रकला वो कहाँ से मिली है? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ? भीम बेटिका, आधुनिक मध्य प्रदेश में इस पुरास्थल पर गुफाएं व कदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहां उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती है। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहला तो यही भीम बेटिका कहाँ पे है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। और यहाँ से क्या मिला है? पुरास्थल पर यहाँ पर गुफाएं और कदराएं मिली हैं। और इन गुफाओं में लोग क्यों रहते थे? क्योंकि बारिश से बचने के लिए, धूप से और हवाओं से बचने के लिए इन गुफाओं में रहते थे। और ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। तो ये आपको नोट डाउन करना है। यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, एक तो शैल चित्र और एक भीम बेटिका की गुफाएं। ये यहाँ पे चित्र भी दिया हुआ है, ये भीम बेटिका की गुफाएं हैं। यहाँ पे लोग बारिश से बचने के लिए, आरंभिक और धूप से बचने के लिए रहते थे। इस पैराग्राफ से आपको नोट कर लेना है कि पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए क्या करते थे। बस इतना ही याद रखना आपको, पुरास्थल किसे कहते हैं ये नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है। जहां से हमें औजार, बर्तन और इमारतों के अवशेष मिले हैं और इन वस्तुओं का प्रयोग वे किस लिए करते थे? अपना काम के लिए करते थे। अब आग की खोज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलते हैं। एनसीईआरटी के जो ये टॉपिक है आग की खोज, यहाँ से हर बार शीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले कुरुनुल गुफा जो हमने ऊपर पढ़ा था, जहाँ से आखेटक खाद्य संग्रह के जो साक्ष्य हैं वो मिले थे हमें। कुरुनुल गुफा को ढूंढना है। मानचित्र में मैंने दिखा भी दिया था, आप फिर से देख लेना। यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अगर पूछा जाए कि क्या आरंभिक मानव ने आग की खोज कर ली थी, तो हाँ, आग की खोज कर ली थी। और ये पूरा पाषाणिक युग में ही हो गई थी। ये पूरा पाषाण काल के साक्ष्य हैं। और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ये कारण भी आपको लिखना है, आग किस लिए प्रयोग की जाती थी? मांस भूनने के लिए, प्रकाश के लिए और जानवरों को दूर भगाने के लिए। आपको नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब नाम और तिथियां। अब पुरातत्वविद ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं।
हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ऊपर मैंने बताया। और यह दो शब्दों के यानी पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों को महत्व को दर्शाता है, मतलब वहाँ पर जो पत्थरों के औजार ज़्यादा यूज होते थे। तो पूरा पाषाण काल 20 साल से पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ऊपर पूरा पाषाण काल लिखोगे और इसका टाइम 10 ओवर रहेगा। 12,000 से पहले साल से ये 20,000 से 12,000 पूर्व तक के समय को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। और फिर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, मध्य आरंभिक पाषाण काल, आरंभिक पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण युग। ये आपको 3 भागों में बांटा गया है। फिर मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। और दूसरा रहेगा जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जैसे कि मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग उसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना है। जिस युग में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहा जाता है। और इसका समय रहेगा 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, मतलब 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा मध्य पाषाण युग का। और इस काल में पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, उसमें बड़े होते थे लेकिन इसमें बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मट्ठे लगे हंसियां आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। नेक्स्ट और थर्ड रहेगा, ये युग रहेगा जिसका लगभग 10,000 साल से होती है शुरुआत, इस साल पहले से होती है और इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का मतलब क्या मतलब होता है? इसमें कुछ स्थानों के नाम दिए जाते हैं। नव पाषाण का युग मतलब होता है जिसमें जो 10,000 साल से आगे का जो टाइम जो हमारा जो काल रहेगा वो नवपाषाण काल रहेगा और इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको बस इतना याद रखना है। इस पैराग्राफ से 3 कालों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा लघु पाषाण काल और या फिर मध्य पाषाण काल भी बोल सकते हैं उसको, और चौथा रहेगा नवपाषाण काल। और पूरा जो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, मध्य, आरंभिक और उत्तर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनका टाइम पीरियड पहले वाले का रहेगा 20,000 साल ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 12,000 ईसा पूर्व, और दूसरे का रहेगा 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, तीसरे का रहेगा 10,000 ईसा पूर्व से आगे का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा नवपाषाण युग का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ही आपको याद रखना। अब बदलती जलवायु, इसके बारे में इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है नोट करने की। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है कि 12 साल के पहले की दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ। जैसे अभी बहुत ज़्यादा बदलाव हो रखा है जलवायु में, तो उसके साथ ही गर्मी बढ़ने लगी और जो घास के मैदान थे वो बनने लगे। उसके साथ ही जो घास खाने वाले जानवर हैं वो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, उनकी संख्या बढ़ गई। यही बताया गया है इसमें। हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी जो घास खाते हैं उनकी संख्या बढ़ गई और लोग इन जानवरों का शिकार करते थे और उनके पीछे आए और खाने की आदतों को प्रजनन करने की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोगों ने इन जानवरों को पकड़ लिया और अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोची होगी। तो यहाँ पे बताया गया कि लोग कैसे पालने लगे जानवरों को। अब नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, खेती और पशुपालन। अब उन्होंने खेती और पशुपालन कैसे शुरू की, तो ऊपर बताया गया है कि कैसे लोग पशुओं को पालने लगे। अब यहाँ पे खेती के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ में कि उन्होंने खेती करना कैसे शुरू किया। तो जैसे लोगों ने जो उस दौरान जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो जो गेहूं है, जो अनाज है, वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे और लोगों ने उनको बटोरना शुरू कर दिया और फिर उनको बटोरने से वे उसको इकट्ठा करने लगे और फिर उसके बारे में जानने लगे कि ये कैसे पैदा होते हैं। उन्होंने सीख लिया और इस तरह से वो खुद अनाज पैदा करना सीख गए और इस धीरे धीरे क्या बन गए? कृषक बन गए, किसान बन गए। तो ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है वो कृषक कैसे बने। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट डाउन करना। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने का उत्साहित करने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया? कुत्ते को उन्होंने पालतू बनाया था, कुत्ते का जंगली पूर्वज या फिर कुत्ते को बनाया था। ऐसे जानवर जो झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। तो उन्होंने ऐसे जानवरों को लिया जो झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे क्या बन गए? पशुपालक बन गए। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट यही है कि उन्होंने कौन से जानवर को सबसे पहले पालना शुरू किया, तो कुत्ता आ जाएगा। और उन्होंने कृषक कैसे बने? जो पहले वो प्राकृतिक रूप से उन्होंने अनाज को उगा हुआ देखा फिर उसको देखकर वो सीख गए। अब बचने की प्रक्रिया, एक तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर यही है कि बचने की प्रक्रिया को उन्होंने किसका नाम दिया। लोग पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही बचने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए, जैसे कि उन्होंने जो पौधा अपनाया, जो भी पौधा या अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे। जो भी वो पौधे उगाते थे वे जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे और जो भी पशु पालते थे वे जंगली पशुओं से अलग होते थे। बस इसमें यही बताया गया है। वे जो भी पौधे लगाते थे या फसल उगाते थे, पौधे जानवरों का चयन ऐसे पौधे या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी और ऐसे पौधे को चुनते थे जिनके दाने बड़े और अनाज पैदा होते थे और साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दोनों के दानों के भार को संभाल सके। और यहाँ पे पशुओं को ऐसे चुनते थे जिनके जो अहिंसक ना हो, जो क्या ना हो, हिंसक ना हो, अहिंसक होते थे, उनको चुनते थे ताकि वो उनको मारे ना
ठीक है। और तो जंगली जानवरों पर यही बताया गया डिफरेंस क्या होता था। आमतौर पर जो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के जो दांत हैं और सींग वो छोटे होते थे। इस तरह से उन्होंने ये बचने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से और कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीन फसलों के गेहूं जो आते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जो आते हैं, और इस तरह से सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको नोट करनी है। तो सबसे पहले जो कृषि के लिए अपनाई गई जो फसलें हैं वो गेहूं और जो पालतू जानवर जो जानवरों में कुत्ते, सबसे पहले कुत्ता आएगा, फिर भेड़ बकरी आएंगे। एक नवीन जीवन शैली, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अनाज के उपयोग के बारे में बताया है कि बीज अनाज का उपयोग कैसे कैसे करते थे। बीज के रूप में, खाद के रूप में, जो खाने के रूप में करते थे, और उपहार के रूप में और भंडारण के लिए इसके अनाज का प्रयोग किया जाता था। और इस अनाज को उगाने के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक ठहरना पड़ता था, क्योंकि इसकी देखभाल करनी पड़ती थी कि पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, ये सब काम उनको एक जगह पर रह के करने पड़ते थे, इसलिए वे लंबे समय तक रहते थे। इसी में सिर्फ आपको अनाज के उपयोग के बारे में ध्यान रखना है, किस किस रूप में वे करते थे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो यहाँ पर जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा गया है? क्योंकि जो जानवर बच्चे देते थे और जिनकी संख्या बढ़ती है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त होता है और भोजन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप नोट डाउन कर लेना, हम जो जानवर हैं उनको चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा गया है, तो ये यहाँ पर उसकी रीजन दिया गया है, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती है और उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, और दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडार के एक तरीका है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि जो चलते फिरते खाद्य भंडार किसको माना गया है? जानवरों को माना गया है। अब आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में मैंने ऊपर भी बता दिया आपको। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में देखो, क्या तुम्हें नीले रंग के वर्ग दिखाई दे रहे हैं? इनसे बिंदु दर्शाया जाता है। तो यहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। अब जो यहाँ पे मैंने नीले रंग के थे, एक तो ब्रुज होम था ऊपर, एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। नीले रंग के जो पूर्व पाषाणकालीन मैंने बताए, सॉरी नव पाषाणकालीन जो थे, ये जो नव पाषाणकालीन है ये हल्लूर है और कोलडी हवा मैंने बताया था जो एमपी में महागढ़ा, और ये बुर्ज होम। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? यहाँ से हमें चिरांद, ये मेहरगढ़, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेने हैं। यहाँ से हमें क्या मिले हैं? बुर्ज होम, मेहरगढ़ और कोलडी हवा, ये सब यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से हमें उसके साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के और खेती के साक्ष्य मिले हैं। पुरातत्व को यहाँ शुरू में कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य में कहाँ से मिले? ब्रुज होम जो कि कश्मीर में रहेगा, मेहरगढ़, कोलडी हवा, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। और ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, ये नोट डाउन कर लेना है। पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं, यहाँ से यही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो यहाँ से और क्या मिला है? जले हुए अनाज के दोनों के अवशेष हैं। यहाँ से जले हुए खेत के साक्ष्य भी मिले। ऐसा लगता है कि गलती से यहाँ फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, और वैज्ञानिक इन अनाजों को दोनों की पहचान कर सकते हैं। एक तरह से पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी, तो वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्या क्या मिला है ये आपको याद रखना। जले हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, और कृषकों और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। कहाँ से? जो नीले जो वो ब्रुज होम है, मेहरगढ़ है, ये यहाँ से मिले हैं। तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है, पशुपालकों और कृषकों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है। फिर स्थायी जीवन की ओर में सबसे पहले पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि ब्रुज होम है। ब्रुज होम कहाँ पे है? वर्तमान कश्मीर में, मैंने बताया था आपको। और यहाँ पर लोग गड्ढे के नीचे बनाते थे। लोग क्या बनाते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। आपको याद रखना गर्तवास क्या होता है। जब गड्ढे के नीचे घर बनाया जाता है उसको गर्तवास कहते हैं। और इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? ब्रुज होम कश्मीर से मिले हैं। और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जो कि ठंड के मौसम में सुरक्षा प्रदान करती थी, सुरक्षा मिलती थी, जिसे पुरातत्वविदों ने को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि वे अपने मौसम के अनुसार घर या अंदर बाहर या खाना पकाते थे। अब बहुत सारी जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो पूर्व पाषाण युग उपकरणों से भिन्न, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना जाता है। और इनमें से औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, और आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाता है और अनाज पीसने के लिए किया जाता है। इस तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा, और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रुज होम से जो साक्ष्य मिला है वो, और यहाँ से और क्या पहले क्या प्रयोग करते थे? ओखली और मूसल, और आज भी उसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो साक्ष्य रहेंगे नव पाषाण युगीन रहेंगे। अब यहाँ पे अब मैंने बताया बर्तनों के भी साक्ष्य मिले नव पाषाण युग के पुरास्थलों से। ऊपर मैंने आपको मैप को अच्छे से देखना है। नव पाषाणकालीन जो भी पुरास्थल हैं, जैसे कि मेहरगढ़ है या फिर बुर्ज होम है, वहाँ से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज पशुओं को रखने आहार को रखने के लिए करने लगे। तो ये आपको याद रखना है, बर्तनों का प्रयोग पहले किस लिए किया जाता था? सबसे पहले तो बर्तनों का प्रयोग किस लिए? खाना बनाने के लिए, फिर अनाजों को रखने के लिए। ये सब चीज़ें आपको नोट कर लेनी लिख के। इसके बाद अब लोग कपड़े भी बुनने लगे।
लगे थे और इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो नवपाषाण युग में क्या कपास जैसे जो पौधे हैं वो उगाए जाते थे। यहाँ क्या ये परिवर्तक हर जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसी बात नहीं है। हर एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। और कुछ लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चला करते थे। ये यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या अचानक हुए थे या धीरे धीरे होते हैं, ये धीरे धीरे हुए थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं ये भी आपको नोट डाउन कर लेना। चित्र 2 में प्रश्न 13 पर मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ पे है? ईरान जाने वाले रास्ते के पास, बोलन दर्रे के पास है। ये ईरान जाने वाले रास्ते सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ समतल वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले लोगों ने कहाँ पे गेहूँ जो उगाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया, पशुपालन किया, तो मेहरगढ़ रहेगा। ये आपको नोट डाउन करना है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इसमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवर या भेड़ और बकरियां की हड्डियां हैं। और यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या क्या मिला यहाँ से? खेती के और साक्ष्य मिले हैं और पशुपालन के, और क्या मिले हैं? जानवरों की हड्डियां, जिसमें हिरण, सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियां की हड्डियां हैं। और मेरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 और उससे ज्यादा कमरे थे, यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसमें से कुछ मतलब भंडारण के काम आते होंगे। और मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। तो कब्रें कैसी मिली हैं? जहाँ पर एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो कब्र मिली है जहाँ पर मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो कुछ लास्ट पॉइंट बच गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक यहाँ पे जो फ्रांस है, फ्रांस में एक गुफा मिली है जहाँ इस एक पूरा स्थल है जिसकी खोज 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। और यहाँ से क्या मिला है? इस तरह के चित्र लगभग यहाँ से कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो कि जानवरों से बनाए गए हैं। और लगभग 20 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच ये बताए जाते हैं। तो ये कौन से युग के रही? ये पूरा पाषाण युग के रही। और इसमें चित्र को रंग भरने के लिए क्या किया? लोहा, एशियक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से इसको बनाया गया है, ये बताया गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जो चित्र है उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था और फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार करने से पहले शायद अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो ये बस यहाँ पे ये याद रखने आपने, फ्रांस में क्या है? गुफा में एक चित्रकारी मिली है। और एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल एटलस में ढूंढो कि नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चाताल हरयुग तुर्की में है, जहाँ यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी। हयुक तुर्की में है, ये आपको याद रखना है। ये जो पुरास्थल है तुर्की में है। और यहाँ पर क्या किया जाता था? दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई गई हैं जिनका उपयोग किया जाता था, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। हयुक कहाँ पे है? तुर्की में है। और ये नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। और यहाँ से क्या क्या, यहाँ पर क्या दूर दराज से चीजें लाई जाती थी? कौन कहाँ से? सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। और यहाँ पर जो लाया जाता था ना, वो आपको याद रखना है कि वो ध्यान रहे उस समय पर पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था और लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नवपाषाण में पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर था। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आपको सभी को अगर नोट डाउन करोगे तो रिविजन में आसानी रहेगी। तो ये था हमारा जो चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास थोड़ा मोटिवेशन के साथ करूँ तैयार, जिससे कि आपको भी मुझे भी अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।